हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द सस्टेन शो। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार फॉल्स एलिगेशन ऑन मैन, यानी जिन मर्दों के ऊपर, जिन मेंस के ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही में कुछ केस स्टडीज के ऊपर भी नजर डालेंगे और जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो कि एनसीआरबी द्वारा हर एक साल रिलीज की जाती हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। जानेंगे आखिर ये जो केसेस है ये आखिर दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं, और एट द एंड हम लोग ये जानेंगे अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी पुरुष के ऊपर अगर इस प्रकार के फॉल्स एलिगेशंस के जो चार्जेस लगते हैं तो वो कैसे इन चार्जेस से वो अपने आप को बचा सकता है, कैसे वो अपने आप को बाइज्जत बरी करवा सकता है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार ये जानते हैं कि आखिर ये जो फॉल्स एलिगेशन ऑन मेन है, आखिर इस टर्म का मतलब क्या है। तो अगर सिंपल और सरल भाषा में बताना चाहूं तो यार इस टर्म का जो मतलब है कि भैया कोई भी व्यक्ति के ऊपर, कोई भी आदमी, पुरुष के ऊपर, मैन के ऊपर झूठे आरोप लगाना, डाउरी का, रेप का, सेक्सुअल हरासमेंट का या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उसे बोला जाता है फॉल्स एलिगेशन ऑन मेन। और ये किसी भी रीजन से हो सकता है, या तो किसी व्यक्ति को मतलब डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए, या फिर किसी प्रकार से उससे पैसे निकलवाने के लिए, इन सब चीजों का सहारा लिया जाता है, फॉल्स एलिगेशन लगा दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल यानी यार किसी की मतलब मान के चलो अभी नई नई शादी हुई है, ठीक है, तो उसमें या बीवी के बीच में कभी लड़ाई होगी और लड़ाई होने के कारण बीवी ने पुलिस में जाके कंप्लेंट दर्ज करवा दी कि हाँ उसके ससुराल वालों ने उससे दावरी की मांग की है। हालांकि ऐसा ससुराल वालों ने किया भी नहीं है, लड़के वालों ने किया भी नहीं है, लेकिन जाके उसने रिपोर्ट दर्ज करवा दी और उसके कारण वो जो लड़के है और लड़की की फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये जो सिनेरियो है ये कहलाता है फॉल्स एलिगेशन ऑन मेन। अब यहां पर मैं आपको कुछ केस स्टडी जो रिसेंट पास्ट की जो घटनाएं हैं उसके आधार पे आपको कुछ कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, और कुछ मैं 3-4 केस स्टडीज लेके आया हूं, तो उसके अनुसार अगर आपको मैं बताऊंगा तो आपको कुछ अच्छे से समझ में भी आएगा और आपने ये सब जो केस स्टडीज है हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं सुना भी होगा। तो जो सबसे पहला जो केस है यार वो सरबजीत सिंह का है, जहां पर एक रात में ही एक बंदे की जो लाइफ है वो 360 डिग्री घूम गई थी, जस्ट बिकॉज एक ट्रैफिक सिग्नल के पास इनकी थोड़ी सी कहा सुनी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो एक लड़की जिसने, जसलीन कौर, जिसने सोशल मीडिया का सहारा लेके इस बंदे के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज का आरोप लगाया, पुलिस इनको गिरफ्तार कर ले गई, जिसके बाद बहुत सारे मीडिया एंड कोर्ट ट्रायल्स हुए और एट द एंड 2019 में इनको बाइज्जत बरी किया गया। 14 कोर्ट ट्रायल्स, जिसमें से एक में भी जसलीन कौर प्रेजेंट नहीं थी। उस समय ये बोला जा रहा था कि जस्ट बिकॉज की वो जो जसलीन कौर जो लड़की है वो थोड़ा सा पॉपुलर होना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने ये इस प्रकार का कदम उठाया था, ये स्टेप लिया। लेकिन पंगा ये है कि यार ये जो केसेस जब हुए हैं, ठीक है, ये जो आरोप लगाया गया, तो सरबजीत सिंह ने खोया क्या? सरबजीत सिंह ने अपना जॉब खो दिया, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोया। 5 साल एक झूठे आरोप के साथ इसकी फैमिली रही। इनके फादर की डेथ हो गई जस्ट बिकॉज की ये सब जो फॉल्स एलिगेशंस के चार्जेस लगे थे उनके बेटे के ऊपर, सोच के। जाहिर सी बात है यार, किसी के ऊपर भी अगर ये इस प्रकार के झूठे आरोप लगेंगे तो किसी की भी फैमिली डिप्रेस्ड हो जाएगी, स्ट्रेस लेने लग जाएगी। एक बंदा जो उस समय शादी के लायक था, उसकी शादी रुक गई। बहुत आसान है कभी कभार किसी के ऊपर आरोप लगा देना। अभी देखते जो दूसरा तीसरा केस भी बचा हुआ है, उसमें मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा केस है यार विष्णु तिवारी का। विष्णु तिवारी का केस तो भाई एकदम हटके है, ठीक है। 20 साल पहले उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया रेप का, और 20 साल बाद वो बाइज्जत बरी हुआ। 20 साल पहले उसके घर में अच्छा खासा खेत खलियान था, ठीक है, गाय भैंसे थी, परिवार था पूरा, माँ बाप थे। अब वो 20 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ तो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो अकेला है। 20 साल, हमारा 1 साल अगर किसी कारण वेस्ट हो जाता है ना तो हम लोग ना पागल हो जाते हैं आधा। इधर 20 साल और 5 साल की बात हो रही है, और वो भी जस्ट उन चीजों का आरोप लग रहा है जो कि उन्होंने किया नहीं है यार। तुम ये सोचो। और ये बंदा बोलता है कि हाँ मुझे कानून पे भरोसा था कि कानून मुझे इंसाफ दिलाएगा, लेकिन इतना लेट। इसके पेरेंट्स तो सोचते ही रह गए होंगे कि मेरे बेटे ने ही कुछ कसूर किया होगा। इनके पेरेंट्स को तो मौका तक नहीं मिला देखने के लिए। बढ़ते हैं अपने तीसरे केस के ऊपर और जानते हैं ये केस है मखदूम का। एक वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड फैमिली का बंदा, ठीक है, वेल सेटल्ड इन कनाडा में जो रह रहा था, ठीक है। लेकिन बंदे की सोच देखो कि वो एक ऐसी वाइफ चाहता था जो कि इंडियन कल्चर से बिलोंग करे, जो कि हिंदुस्तानी हो,
ठीक है, भारतीय हो, तो वो आया कनाडा से इंडिया जस्ट बिकॉज कि वो शादी करना चाहता था एक इंडियन लड़की से, और उसने शादी भी की, ठीक है। लेकिन वो जो लड़की थी उसने 4 शादियां पहले से ही कर रखी थी, और ये जो बात है वो मखदूम को शादी करने के बाद पता चला, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उसने जो शादी किया था वो कोई वो जो क्या बोलते हैं मैट्रिमोनियल जो साइट्स थी उनके थ्रू किया था। लेकिन कुछ महीनों के बाद उनका एक बच्चा था, तो मखदूम ने सोचा कि भैया चलो ये सब चीजों को भुलाया जाए और एक नई सिरे से शुरुआत की जाए। और एक दिन जस्ट बिकॉज कुछ कहा सुनी हुई तो उसकी बीवी ने घर छोड़ के चली गई बच्चे को लेके, और उसके बाद मखदूम को उस बच्चे का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ, और मखदूम और उसकी फैमिली के ऊपर चार्जेस लगाए गए IPC 498 दाउरी हरासमेंट का, जो कि उस बंदे ने मांगा भी नहीं था, दाउरी दहेज मांगा तक नहीं था, उसके चार्जेस लगाए गए उसके ऊपर। सोचो क्या किया होगा मखदूम ने, आखिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या किया होगा। एक शरीफ लड़का जो कि कभी पुलिस का चक्कर लगाना नहीं चाहता, कभी भी किसी टाइप का लफड़े में पड़ना नहीं चाहता, और उसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया जाए, गिरा दिया जाए, इतना बड़ा आरोप लगा दिया जाए। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बहुत छोटा आरोप है, क्या वो दहेज का ही तो आरोप लगाया है यार, लेकिन ना कानूनी तौर पे ये बहुत बड़ा आरोप है जिसमें बेल तक नहीं मिलती भाई मेरे। आदमी का ना कुछ पक्ष भी नहीं जानना चाहती कानून इसमें, सीधे अगर तेरे पे आरोप लगाया यानी तूने किया होगा, ये है इसका इस पूरा जो ये जो आरोप लगाया जा रहा है ना, इनका ये मतलब होता है। और मखदूम को पुलिस लेके गई, उसको मारा, उसको नंगा करके मारा, पीटा, और एट द एंड मखदूम ने खुदकुशी कर लिया। उसने एक अपना छोटा सा वीडियो बना के अपना दुख जाहिर किया कि उसको अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा है, जबकि वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और रिसेंटली तो आपने, अगर मैं चौथा केस के बारे में बात करूं तो ये तो यार बहुत फेमस हुआ था रिसेंटली, वो जोमेटो गाय वाला केस है कि नहीं, जहां पर उस लड़की ने अपना नाक में पता नहीं कैसे उसको चोट लग गया था, और अब उस लड़की का जो केस था उसको नाक में पता नहीं कैसे चोट लगा, और उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया जस्ट बिकॉज उसके कुछ फॉलोअर्स थे, और उसने बना दिया वीडियो। और सच बताऊं कि जब तक उस आदमी को, जोमेटो वाला जो बंदा था, उसको जब तक किसी ने देखा नहीं था ना, तब तक सबको यही सोच रहे थे, आप भी यही सोच रहे थे कि जो जोमेटो वाला बंदा है उसी की गलती होगी। वो तो अच्छा हुआ वो जो NDTV इंडिया वाला वो जो न्यूज चैनल है उसने एक इंटरव्यू लिया जोमेटो गाय के साथ, तो उसके बाद सबको समझ में आया कि नहीं यार, दोनों का पक्ष जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फिर देख के लगा कि नहीं वो बंदा सच बोल रहा है। और बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स आने लग गए हमारे सामने जिसमें लग रहा था कि वो लड़की ने कुछ अपना ही गेम बना के, अपनी ही बातों को किसी ना किसी तरह घुमा के मीडिया के सामने, लोगों के सामने वो बस इस प्रकार की बातें फैला रही हैं। वरना हमने तो हैशटैग चला दिया था भाई, ट्रेंडिंग बॉयकॉट जोमेटो। और एकदम कुछ दिन पहले का, मतलब पिछले हफ्ते का एक केस बताऊं तो यार, जो उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड में एक जगह पर, पता नहीं मेरे को जगह का नाम नहीं पता, शायद अल्मोड़ा है वो जगह, तो वहां पर क्या हुआ कि एक लड़का है जिससे एक लड़की बात करती थी, लेकिन अचानक से जब वो लड़का उससे मिलने गया और लड़की के पेरेंट्स को पता चला, तो लड़की ने साफ साफ झुठला दिया कि मैं इस लड़के को नहीं जानती हूँ, और उस पूरे गांव वाले ने मिलकर वहीं पर उस लड़के का फैसला कर दिया, उसको जान से मार दिया। लड़का आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक बोलता रहा कि एक बार उसके सामने मेरे को जाने दो, एक बार मेरा मोबाइल चेक कर लो, एक बार मेरा मैसेज पढ़ लो, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया और तुरंत फैसला दे दिया। भैया दिमाग माग नहीं है क्या? कौन हक देता है भाई तुम्हें किसी का जान लेने के लिए? और अगर आप अपनी बच्ची को जो कि 14 साल की है, अगर उसको मोबाइल दे रहे हो तो प्लीज उसका मोबाइल तो चेक करो यार, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। 14 साल की है, ये भी नहीं कि 18 साल की हो गई हो। मैं समझता हूं कि प्राइवेसी नाम की चीज होती है, लेकिन इस तरीके की प्राइवेसी का क्या फायदा कि वो किसी की जान ही ले ले। एटलीस्ट जो भी है, मैं गुजारिश करता हूं कि भैया जो भी, अगर आपने अपने बच्चियों को मोबाइल दे रखा है और जो भी लड़कों को भी दे रखा है, तो अगर उनके जैसे लड़कियों को दे रखा है तो उनकी माँ एटलीस्ट उनका मोबाइल चेक करते रहे, और अगर आपने लड़कों को दे रखा है तो फादर की जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट उनका 1-2 बार मोबाइल चेक करे और समझे, जाने कि आखिर उनके मोबाइल में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं वो। भैया आजकल मोबाइल से ही ना सब कुछ पता चल जाता है, दुनिया भर की जानकारी भी मिल जाती है और दुनिया भर की बदनामी भी हो सकती है मोबाइल से ही। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उसको थोड़ा सीरियसली लें। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे यार सुदीप तू तो मेरे को 2-3-4 केसेस बता रहा है यार, ये तो मतलब नॉर्मल है यार, कभी कभार तो ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं, है कि नहीं? ऐसा आप सोच रहे होगे, बिल्कुल मैं भी ऐसे ही सोचता था कि यार ये तो छोटे मोटे केसेस हैं, हो जाते हैं कभी कभार गलतियां लोगों से। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, जो कि NCRB द्वारा रिलीज की गई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा रिलीज की गई है, उसके ऊपर अब डिस्कशन करते हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने यार बनाए नोट्स, तो उसी के हिसाब से जानते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है यार कि NCRB की रिपोर्ट 2019 के अनुसार 1,25,657 लोग
बेकसूर साबित किए गए इस प्रकार के फॉल्स एलिगेशंस से। यानी इतने लोगों पे फॉल्स एलिगेशंस के चार्जेस लगाए गए थे, यानी झूठे चार्जेस लगाए गए थे इनके ऊपर, जिनका कोई मायने मतलब नहीं था। सेकंड पॉइंट, दूसरा, 2018 में राजस्थान पुलिस ने एक सर्वे किया और उसमें से ये पता चला कि 43% जो रेप केसेस हैं वो झूठे हैं। इंडिया हमारा जो देश है वो मतलब 1962 के दौरान, 1962-61 के दौरान, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में जो दावरी के लिए बहुत बड़ा लोगों ने, औरतों ने आंदोलन किया कि दावरी हरासमेंट को लेकर, दावरी दहेज प्रथा को तोड़ने के लिए कुछ कानून लेके आया जाए। तो फिर कानून बने थे हमारे। अब उस कानून का जो उल्लंघन है वो ऐसा हो रहा है कि भैया हर एक 6 मिनट पे किसी एक बंदे के ऊपर, किसी भी एक आदमी के ऊपर झूठा दावरी हरासमेंट का केस दर्ज होता है। क्या देश है हमारा, जहां पर एक जो कानून बनाया गया था वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, लेकिन कुछ महिलाएं उनका दुरुपयोग कर रही हैं। और आज के टाइम पे बताऊं, जो आजकल जो लोग मेंस जो सुसाइड कर रहे हैं ना भाई, उसमें से जो 51% जो सुसाइड है ना, वो आदमी मेंस लोग कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इस प्रकार के जो एलिगेशंस, फॉल्स एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, वो इसके कारण कर रहे हैं। हर एक कोई नहीं सह पाता ना यार, क्योंकि हर एक कोई यार मतलब सरबजीत जैसा नहीं है ना, हर एक कोई विष्णु तिवारी जैसा नहीं है, ठीक है, कि भैया तुमने एलिगेशंस भी लगा दिया और लड़ भी हम ही रहे हैं, हमारी फैमिली का भी हमारे कोई लॉस हो रहा है, हमारी रेपुटेशन चली गई, हमारी जॉब चली गई, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम जो आ रहा था वो खत्म हो गया, किसी की फादर की डेथ हो गई, किसी की पूरी फैमिली खत्म हो गई। हर एक के पास इतना नहीं जिक्र होता भाई, तो वो क्या करेंगे, वो सोचते हैं कि यार मेरे कारण प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ही इस प्रॉब्लम का जड़ हूं, चलो सुसाइड कर लेते हैं। इवन कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल रखा है यार कि जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस, रेप केसेस जो वहां पर दर्ज किए जाते हैं वो फॉल्स होते हैं, यानी औरतें, वुमेन्स इसका गलत दुरुपयोग कर रही हैं। जो लोग, जो औरतें ऐसा कर रही हैं ना, आप किसी का हक छीन रहे हो, पता है, एक जो संगीन, एक जो ऐसा आरोप लगाया गया है ना, उसका आप इंपॉर्टेंस हटा दे रहे हो, इस प्रकार के जो झूठे केसेस आप लगा रहे हो। तो और बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यार सुदीप तू तो एकदम मतलब औरतों के पीछे ही पड़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, मैं औरतों के पीछे नहीं पड़ा हूं, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा, मैं जस्ट दुखी हूं, मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है कि यार इस प्रकार का जो लॉज हैं, जो किसी की अच्छाई के लिए बनाए गए हैं, ये किसी का भला कर सकते हैं, किसी को उसका हक दिला सकते हैं, उससे उसका हक छीना जा रहा है। ये जो एलिगेशन है, ये जो लॉ बनाए गए हैं ताकि वो किसी को इंसाफ दिला सके, उसके लिए बनाए गए हैं। इवन कि यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो लॉज हैं, इसके कारण 26,000 औरतें हर एक साल जेल जाती हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार औरत कैसे जेल जाती है? जब भैया तुम किसी के ऊपर दावरी हरासमेंट का जब केस डालते हो, चाहे तुम डोमेस्टिक वायलेंस का डालते हो, तो वो जो लड़के की बहन और माँ है ना, उसके ऊपर भी केस चला जाता है। तो इसके कारण उनके ऊपर भी फॉल्स एलिगेशंस के चार्जेस लग जाते हैं। तो ये जो आज का जो डिस्कशन है, ये मर्दों को फेवरेबल रख के और औरतों को नीचा दिखाने का नहीं है। ये है कि भैया वो जो लॉ बनाया गया है उसका कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो जो लॉ बनाया गया है ना, उसमें औरतें फ्रंट फुट पे हैं और पीछे उनकी फैमिली रहती है। औरत का भाई रहता है, औरत की माँ रहती है, औरत का बाप रहता है, जो कि औरत को इस प्रकार से भड़काता है। बहुत सारे ऐसे केसेस, मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज अभी देखे हैं ड्यूरिंग दिस रिसर्च, कि मुझे पता चला कि औरत का ही उसमें सिर्फ एलिगेशन और औरत का ही उसमें दोष नहीं है, फैमिली का भी है। सिर्फ इधर आदमी ही नहीं पिस रहा है, आदमी जेल नहीं जा रहा है, उसकी फैमिली भी जा रही है। तो ये जो मिसयूज हो रहा है ना, मैं इसके खिलाफ हूं भाई। तो अब जानते हैं यार कि आखिर ये जो केसेस हैं, इस प्रकार के जो फॉल्स एलिगेशंस के जो केसेस हैं, वो आखिर कब से बढ़ना स्टार्ट की और कब से अचानक से बूम होना स्टार्ट किया, यानी कब से ऐसे जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में सामने आने लग गए। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा यार कि देखो, 2012 का जो निर्भया रेप केस हुआ था, ठीक है, जहां पर उस लड़की को बस में उसका रेप कर दिया गया था, तो उसके बाद ना हम इंडियंस बहुत मतलब भावुक हो गए थे, बहुत गुस्से में थे कि इस प्रकार के जो केसेस होंगे उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना है, ठीक है। जाहिर सी बात है, उस समय जो माहौल था, मैं उस समय दिल्ली में था, हर एक जगह कैंडल मार्च निकल रहे थे, हमने उस चीज को बहुत पास से फील किया था, जो कि बहुत जरूरी भी था, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब लोग थे जो कि इस प्रकार की चीजें कर रहे थे, इस प्रकार के गैर कानूनी काम कर रहे थे, इस प्रकार का क्राइम कर रहे थे, और उनके खिलाफ कुछ ज्यादा एक्शन नहीं ले पा रही थी सरकार। तो वहां पर स्ट्राइक करना बहुत जरूरी था, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में उस समय के जो यंग जनरेशन थी उन्होंने किया भी था। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे कानूनी तौर पे बहुत सारे नए नए लॉज आए, बहुत सारे चेंजेस किए गए लॉ में, बहुत सारे लॉ ऐड किए गए, और फिर मीडिया, फिर से लोग बहुत जागरूक हुए,
लड़कियों को लड़कियों का हक पता चला कि कैसे अगर किसी के साथ इस प्रकार का क्राइम होता है तो वो कैसे अपने आप को इंसाफ दिला सकता है, जो कि बहुत जरूरी था। लेकिन वहां पर कुछ लड़कियां, कुछ लोग, कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करने लग गए। इवन कि एक सर्वे किया गया 2013 से 2014 के बीच में, जहां पर यह पता चला कि हाफ ऑफ द केसेस जो कि कोर्ट में, पुलिस स्टेशंस में आ रही हैं, वो फॉल्स एलिगेशंस के तौर पे आ रही हैं, वो जेन्युइन केसेस नहीं है। क्योंकि साइड बाय साइड औरतें ही खुद बोल देती हैं कि हमें इनको बदनाम करना था, ठीक है, हमें प्रेशर बनाना था लड़के वालों के ऊपर, तो हमने इस प्रकार का आरोप इनके ऊपर लगाया। किसी को पैसे निकलवाने थे लड़के वालों की तरफ से तो उन्होंने झूठा रेप केस दर्ज कर दिया किसी के खिलाफ। अब ये जो पैसे वाला जो सीन है ना, इसका अलग ही सीन चल रहा है भाई। अब ये जो पैसे वाला है, जो एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है, इसका सीन समझो। एक लड़की डाउरी हरासमेंट का केस लगा रही है लड़के वालों के ऊपर कि भैया इसने मेरे से दहेज की मांग की, और बाद में वही केस का सेटलमेंट के लिए वो कोर्ट के बाहर लड़के वालों से पैसे ले रही है। तो क्या अहमियत रह गई उस कानून की जो कि बनाया गया था किसी लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए। तो यहां पर आप जानते हैं यार कि एट द एंड हमारे को, आप ये सोच रहे हो कि भैया आखिर वुमेन प्रोटेक्शन के कितने प्रकार के लॉज हैं, ठीक है, या फिर कितने लॉज हैं। तो अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूं कि वुमेन प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया, तो आता है कि भैया 10 लॉज हैं जो कि वुमेन प्रोटेक्शन के लिए है। तो फिर वही मैंने सर्च किया कि यार आखिर मेंस प्रोटेक्शन के लिए क्या है, तो वहां पर साफ साफ दिख रहा है कि देयर आर नो स्पेशल लॉज टू प्रोटेक्ट मेन फ्रॉम वुमेन और एनीवन। तो फिर ये सोचो कि अगर किसी बंदे के ऊपर अगर इस प्रकार के फॉल्स एलिगेशंस के जो चार्जेस लग रहे हैं, उसके पास कोई राइट नहीं है यार। वो कहां जाएगा अपने आप को बेकसूर साबित करने? वो ऐसा क्या स्टेप्स लेगा? क्या उसके पास ऐसे हक हैं जिनसे उसको भी एक चांस मिले कि हाँ भैया, हमने ये जो क्राइम, हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ये नहीं किया है। कल को अगर आपके ऊपर, ठीक है, जितने भी लड़के देख रहे हैं ये वीडियो, अगर भाई तुम्हारे ऊपर किसी ने, एक लड़की ने बोल दिया कि भैया तुमने उसको अनअप्रोप्रिएट तरीके से टच किया है, तब क्या करोगे? और ये लड़कियों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपके भाई के लिए, आपके फादर के लिए, आपके हस्बैंड के लिए क्या ऐसे लॉज हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या ऐसे लॉज हैं। डाल दूंगी आपके ऊपर डाउरी का, कुछ खा लूंगी और पुलिस स्टेशन में जाकर कहूंगी मारने की कोशिश करी है मुझे, अभी तक 3 साल पहले भी मार चुके हैं मुझको।